हेलो बच्चों, माय नेम इज कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों हमने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और इस सीरीज में बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि साइंस क्लास 9 यानी चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि आपके बायोलॉजी का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। आज का जो टॉपिक है ये हमारा सेल वॉल और न्यूक्लियस पे रहने वाला है, यानी कि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेल वॉल होता क्या है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर से लेके उसके फंक्शंस तक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही न्यूक्लियस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल का, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये दोनों पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी करे और शुरू करते हैं कि सेल वॉल क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। तो जैसे कि बच्चों हमारा पहला टॉपिक है सेल वॉल। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही अच्छे से स्टडी करा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना रहता है, फॉस्फोलिपिड से बना रहता है, यानी कि वो उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ही थिन, बहुत ही डेलिकेट्स और फॉस्फोलिपिड से बना रहता है। साथ ही उसका काम होता है कि जो भी सेल के अंदर या बाहर जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है उसको सेल मेम्ब्रेन से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल सबसे पहले बच्चों, ये सेल वॉल आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो फिर भी आपसे मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा कि ज़रा सोच के बताइएगा कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि जो सेल वॉल है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ना कि एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इस चीज़ का रीज़न क्या हो सकता है? क्यों प्लांट सेल में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दिया जाता है, यानी कि सेल वॉल, और वही हमारे एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा कोई सेल वॉल नाम की चीज़ नहीं होती है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सेल वॉल क्या होता है, देखिए, तो प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लांट सेल में एक एडिशनली एक और होता है, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल व्हिच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि आपको डेफिनेशन से साफ समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल एक आउटर कवरिंग लेयर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होता है, और एक रिजिड होता है, यानी कि काफी कठोर और मजबूत होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका सेल वॉल होता है वो डेड सेल से बना रहता है। जिस प्रकार से आपका सेल मेम्ब्रेन लिविंग सेल से बना रहता है, वैसे ही सेल वॉल आपका डेड सेल से बना रहता है। उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, यानी कि सबसे बड़ी चीज क्या करता है कि सेल को, यानी कि प्लांट सेल को कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और उसके साथ साथ कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल है उसका शेप और साइज को भी कंट्रोल करता है। थर्ड अगर हम देखें तो हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रेसाइट्स। होता क्या है कि जो सेल वॉल होता है उसी में आपके कुछ वेस्कुलर ट्यूब्स होते हैं। अब ये वेस्कुलर ट्यूब्स क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में क्या होते हैं, वेन्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेन्स और आर्टरीज होते हैं जो ब्लड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं। वैसे ही समझ लीजिए कुछ वेस्कुलर ट्यूब्स होते हैं, उसी प्रकार के कुछ वेस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है या प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट में ये वेस्कुलर ट्यूब्स क्या काम करेंगे, जो आर्टरीज और वेन्स जो हमारे बॉडी में काम करते हैं, एग्जैक्टली वही काम ये सारे भी उस प्लांट में करते हैं। यानी कि प्लांट में भी ये जो आपके जाइलम वेसल्स हैं या ट्रेसाइट्स हैं, वो चीज़ों को, यानी कि वाटर को या अदर सब्सटेंसेस को कैरी करने का काम करते हैं। और ये जो आपका जाइलम या ट्रेसाइट्स, ये पाया कहाँ जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। तो एक तरीके से सेल वॉल क्या काम कर रहा है, ट्रांसलोकेशन का भी काम कर रहा है। ट्रांसलोकेशन उसी मेथड को कहते हैं जिस प्रोसेस से जो चीज़ें होती है, अदर सब्सटेंसेस होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी कि सेल वॉल में वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम वेसल्स या ट्रेसाइट्स पाए जाते हैं, जो ट्रांसलोकेट करते हैं वाटर को और अदर सब्सटेंसेस को, और ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है, सेल वॉल में पाई जाती है। उसके अलावा क्यूटीन एंड द सेवेरिन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय द इवापोरेशन। सेल वॉल में 2 सब्सटेंस और पाए जाते हैं, एक का नाम है क्यूटीन जो आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे आप, और उसके बाद सेवेरिन भी एक नाम का भी एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये दोनों ही सब्सटेंस सेल वॉल में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है कि जो वाटर होता है, आपको पता है कि प्लांट भी इवापोरेट करके वाटर को लॉस कर सकता है या करता है, यानी कि प्लांट से भी वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर ये दोनों मटेरियल ना हो।
और ये दोनों मटेरियल किस में पाए जाते हैं, आपके सेल वॉल में पाए जाते हैं। यानी कि सेल वॉल में दो टाइप के सब्सटेंस दैट इज क्यूटीन और सब्रीन पाया जाता है, जो कि वाटर को इवेपोरेट होने से बचाता है और इस तरीके से प्लांट में जो वाटर की कमी होती है वो नहीं हो पाती है। वाटर की कमी नहीं हो पाती किसकी कारण से, क्यूटीन और सब्रीन के कारण से, और ये दोनों के दोनों आपके सेल वॉल में पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द पैथोजन, और पैथोजन से यानी कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज या जर्म्स से भी प्रोटेक्ट करता है आपका सेल वॉल, किसको, प्लांट सेल को। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया, यानी कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी कि प्लांट सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और साथ ही हमने ये जाना कि जो प्लांट सेल है वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है किसको, सेल को। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो एक तो रिजिड होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कठोर और मजबूत होता है। ये डेड सेल से बना रहता है। और उसके साथ ही बच्चों आपको एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा कि ये प्लांट सेल में ही क्यों होता है, यानी कि प्लांट में ही सेल वॉल क्यों पाया जाता है, यानी कि जो सेल वॉल है क्यों एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, या एनिमल में क्यों नहीं पाया जाता। इसके अलावा मुझे जरूर बताइएगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो मैक्सिमम कंपोज हुआ रहता है किससे, आपका फोस्फोलिपिड से कंपोज हुआ रहता है। तो जरा मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आपका जो सेल वॉल है वो किस चीज से कंपोज हुआ रहता है, यानी कि हम सिंपल शब्दों में कहें तो सेल वॉल किस चीज से बना रहता है। ठीक है, तो जरूर इसको कमेंट करके बताइएगा। आपकी स्क्रीन पे देखिए इस समय एक डायग्राम आ रहा होगा जिसमें आप अच्छे से देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सेल वॉल का जो डायग्राम दे रखा है दिया रखा है। सेल मेम्ब्रेन है सबसे बॉटम पे, उसके अलावा देखिए किस तरीके से उसके ऊपर कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से सेल वॉल है। तो ये डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है। तो आई होप कि आपको सेल वॉल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, वो है हमारा न्यूक्लियस। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो इट इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी पार्ट होता है ये सेल का, विच डायरेक्शन कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज। यानी कि ये एक तरीके से जितने भी सेल में एक्टिविटीज होती है, अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल में बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, लाइक फूड का प्रिपरेशन होना, सेलुलर एक्सप्रेशंस होना, उसके बाद साथ साथ में रेस्पिरेशन जैसे चीजें, गैसेस का एक्सचेंज होना और एक्सक्रीशन जैसे कुछ काम होता है। यानी कि सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है या डायरेक्शन देने का काम करता है कौन, आपका न्यूक्लियस। इसको कुछ इस प्रकार से भी समझा जा सकता है जैसे कि एक फैक्ट्री का कंट्रोल रूम होता है। एक जैसे फैक्ट्री को अगर आप सेल से कंपेयर करेंगे तो, और एक फैक्ट्री को अगर एक सेल से आप कंपेयर करेंगे तो फैक्ट्री का जो आपका कंट्रोल रूम होता है वही समझ लीजिए आपका सेल का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जिस प्रकार से फैक्ट्री में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है आपका कंट्रोल रूम, यानी कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देता है। यही काम आपका न्यूक्लियस भी करता है किसमें, आपका सेल में। यानी कि सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उन सारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन और उसको कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि न्यूक्लियस की बनावट की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस किस चीज से बना रहता है, न्यूक्लियस अगर किस चीज से बना रहता है तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, बनावट कैसा है, किस चीज से बना रहता है। तो न्यूक्लियस इज यूजुअली डेंस, यानी कि ये घना होता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा घना होता है, स्फेयर एंड ओवल इन द शेप, और उसका जो शेप होता है वो ज्यादातर आपको ओवल और इसका स्फेयर शेप में आपको देखने को मिलेगा। इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजिशन, जो आपका न्यूक्लियस है वो ज्यादातर सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि सेल के बीचों बीच होता है। लेकिन ये ध्यान रहे जिस प्रकार से वैक्यूल शिफ्ट हो सकता है, वैक्यूल भी एक सेल का कंपोनेंट्स है, तो जिस प्रकार से वैक्यूल भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, आपका न्यूक्लियस भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है सेल में जिसके पास डबल लेयर होता है। तो न्यूक्लियस भी एक ऐसा सेल का ऑर्गेनल्स है, कह सकते हो सेल का एक ऐसा कंपोनेंट्स है जिसमें आपके डबल मेम्ब्रेन्स हो पाया जाता है। आपके लिए फिर से एक छोटा सा सवाल आपके लिए फिर से छोड़ रहा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, यानी कि हु डिस्कवर दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था। चलिए ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेल के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए पहले आप इन सब चीज़ों को पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर और हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किन किन चीज़ों से वो कंपोज हुआ रहता है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं अब न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में क्या क्या कंपोज हुआ था वो देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस समय,
तो न्यूक्लियस जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस साथ में आपको देखिए न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स वही जगह है जहाँ से आपका जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्मा आपस में इंटरकनेक्टेड हुआ रहता है। यानी कि साइटोप्लाज्मा यानी कि सेल के बाकी जो हिस्सा है उसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स की मदद से जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस तक क्या करता है, चीज़ों को एक्सचेंज करता है। जो न्यूक्लियस है वो आपका कंपोज हुआ रहता है किस चीज़ से, न्यूक्लियोप्लाज्मा से। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है, जो बिल्कुल आपको ये स्फेयर शेप में जो दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसी को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। यानी कि ये पूरी तरीके से किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ है। साथ में आपको क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई दे रहा होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रहा होगा। यानी कि न्यूक्लियस के पास, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, डबल लेयर कवरिंग होता है इसके पास। तो न्यूक्लियस जो होता है उसमें आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस जिस चीज़ से बना रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियर पोर्स जो होता है, वहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में चीज़ें एक्सचेंजेस होती हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म को गौर से फिर से देखिए, जो पिंक कलर का एरिया है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है और न्यूक्लियर पोर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्हीं पोर से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से चीज़ें एक्सचेंजेस होती हैं। अब अगर हम बात करें, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो थ्रेड लाइक यानी कि धागा जो उलझे हुए हैं, धागे टाइप के दिखाई दे रहे हैं, वो आपका क्रोमेटिन थ्रेड कहा जाता है उसको। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। और ये किससे कंपोज हुआ रहता है, डीएनए। यानी कि डीएनए का मतलब हुआ डीऑक्सीराइबोलिक न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज से, या क्रोमोसोम्स भी पूछ सकता है, तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन एक ही चीज होते हैं। बस फर्क क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल जब डिवाइड होने के कगार पे होता है, उसी समय जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि फिर से आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको क्रोमोसोम्स का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यानी कि क्रोमेटिन जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही जब वो क्या बन जाता है, सेल डिवीजन के समय में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रहे फिर से, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन क्रोमेटिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल डिवीजन से पहले दिखाई देते हैं। ये डीएनए से कंपोज हुए रहते हैं और प्रोटीन से कंपोज हुए रहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से कंपोज हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन का समय आता है, जैसे ही सेल डिवीजन का समय आता है, तो सेल डिवीजन के समय में ये क्या होता है, जो आपका क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो रॉड शेप का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो क्रोमेटिन है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, क्रोमोसोम्स में, क्योंकि अब सेल डिवीजन का समय आ चुका है। जब सेल डिवीजन का समय आता है तो वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये जान लिया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और क्रोमेटिन क्या होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है जो न्यूक्लियर पोर्स से एक्सचेंज करता है, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से चीज़ों को। इसके साथ साथ ही न्यूक्लियस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या हमने पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपका क्रोमेटिन है। ये क्रोमेटिन दो चीज़ों से बना रहता है, डीएनए और प्रोटीन से बना रहता है। डीएनए का क्या करता है, इट प्ले अ हेरिडिटी रोल। यानी कि डीएनए ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो हेरिडिटी का जो रोल प्ले करता है। यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं या कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, आपका डीएनए ही डिसाइड करता है। यानी कि डीएनए एक बहुत ही, इसीलिए हमने शुरू में ही बोल दिया था कि डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यही डीएनए है जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करके हमारे अंदर लेके आता है। यानी कि हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स की आई रहती है वो इसी डीएनए की वजह से आई रहती है। इसके बाद जो उसमें जो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि डीएनए में जो सबसे छोटा यूनिट होता है जो फंक्शन करता है, उसको जीन कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है पूछा जाए तो आप उसको बोलेंगे जीन होता है, GENE, जीन जिसको कहा जाता है। फिर से आपके लिए फिर से एक सवाल आपके लिए फिर से छोड़ रहा हूँ, यानी कि आप मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि क्रोमोसोम्स का डिस्कवर किसने किया था। यानी कि क्रोमोसोम्स का डिस्कवर किसने किया था, किन साइंटिस्ट ने किया था, उसका भी नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अगर इन बात को समझ में आ गया आपको, तो अब हम इनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो कि हम एग्जाम में लिख सकें आगे, और इसके फंक्शन को जानते हैं कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि बच्चों हमने न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। न्यूक्लियस डबल लेयर कवरिंग होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म से कंपोज हुआ रहता है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल पार्ट होता है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म से बना रहता है।
वो न्यूक्लियोप्लाज्मा में कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि धागे जो उलझे टाइप के अगर कर दोगे, उलझन जिस तरीके से रहता है उसी प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हमें न्यूक्लियोप्लाज्मा में देखने को मिलता है, या यूं कहीं न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि इसका नाम होता है क्रोमेटिन नाम होता है। ये क्रोमेटिन जो होता है वो कंपोज हुआ रहता है डीएनए और किससे होता है, प्रोटीन से कंपोज हुआ रहता है। यानी कि आपको ध्यान रखिए कि डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होना चाहता है। साथ ही में मैंने आपको बताया कि जो ये डीएनए है ये कंपोज हुआ रहता है किससे, जीन से कंपोज हुआ रहता है। यानी कि डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन होता है। डीएनए में जो काम करता है, यानी कि जो रियल टाइम पे काम करता है वो जीन काम करता है आपका। और डीएनए का काम होता है क्या चीज़, आपके एक रोल प्ले करता है हेरिडिटी का, यानी कि आपके पेरेंट्स से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं इस चीज़ को डिसाइड करता है आपका डीएनए। ये डीएनए की जो नंबर्स है वो हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स में अलग अलग हो सकती है। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि क्रोमेटिन कहा जाता है, लेकिन जब इस सेल डिवीजन के टाइम आता है तो ये रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और उस समय हम इस क्रोमेटिन को क्रोमेटिन ना कह के क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से दिखाई देता है। और फंक्शनल यूनिट जीन्स होता है, यानी कि जो डीएनए में जो काम करने वाला पार्ट होता है वो जीन होता है। और ये जीन जो होता है कई बार अकेला कई सारे सेल के फंक्शंस को भी काम कर सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स के फंक्शंस को करता है, और कई बार एक ही फंक्शंस को एक सिंगल जीन भी काम करता है। तो आइए इसकी सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपको फंक्शंस भी जल्दी से समझ में आ जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो न्यूक्लियस है वो जितने भी आपके सेल में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल एक्टिविटीज होती है उन सबको डायरेक्ट और कंट्रोल करता है। तो उसी चीज़ को फंक्शन में भी लिख सकते हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट द सेल साइकिल। अब हमने ये भी जान लिया कि सेल डिवीजन कौन करता है, इसी न्यूक्लियस की वजह से हो पाता है। यानी कि अगर हमारे सेल में न्यूक्लियस ही नहीं होता तो सेल डिवाइडिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि सेल डिवीजन का काम किसको सौंपा गया है, ये न्यूक्लियस को सौंपा गया है। इसी में डीएनए होता है, इसी में जीन्स होता है जो सेल डिवाइड करते हैं, और साथ ही में सिर्फ सेल डिवीजन नहीं करते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, इट इज रिलेटेड टू दी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू जनरेशन में कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करना है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करना है, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करना है, इस सारा चीज को डायरेक्ट और कंट्रोल करने का काम करता है आपका न्यूक्लियस करता है। डीएनए का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ये आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्मा, जरूर बताइएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्मा का डिस्कवर किसने किया था, क्रोमोसोम्स का डिस्कवर किसने किया था, और साथ में उससे पहले भी आपको सवाल पूछा था कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था। इन सारे जवाबों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आई होप कि आपको इस सारी टॉपिक यानी कि जो 2 टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया यानी कि सेल और आपको न्यूक्लियस, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।